विउपनिवेशीकरण, जैसे इसी सीध में तुम डायग्राम ले चलना, समझ रहे हो ना। इसके बाद विउपनिवेशीकरण के बाद तृतीय विश्व का उद्भव, यही होगा, होगा कि नहीं। तृतीय विश्व का मीनिंग समझाया गया है क्या, कि पश्चिम के पूंजीवादी देशों को प्रथम विश्व कहा गया, पूर्व के समाजवादी देशों को द्वितीय विश्व कहा गया, और नव स्वतंत्र एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को तृतीय विश्व कहा गया। लेकिन तृतीय विश्व को शब्द का प्रयोग करने में भी चुनौती अलग अलग आती है, क्योंकि तृतीय विश्व वाले शब्द की कुछ सीमाएं ये हैं। जहां तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में भी हुआ है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग आर्थिक संदर्भ में भी हुआ है। राजनीतिक संदर्भ में है कि नव स्वतंत्र एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश, और आर्थिक संबंध में वैसे देश जिनका निम्न उत्पादन, निम्न गुणवत्ता, निम्न जीवन स्तर और निम्न प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए भी तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन तृतीय विश्व शब्द वाले में कुछ धारणा यह है कि इसको एक यूनिफॉर्म रूप में प्रयोग करने में थोड़ी समस्या आती है, जो कि तृतीय विश्व के देश को एक समूह नहीं है, एकात्म समूह नहीं है, 3 अलग अलग महाद्वीपों से आए हुए हैं। उनकी अर्थव्यवस्था का भी स्तर ऊंचा और नीचा रहा है। एक तरफ ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश रहे हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध रहे हैं, दूसरी तरफ चाड जैसे देश रहे हैं, नाइजीरिया जैसे देश रहे हैं, और भी ऐसे आर्थिक रूप से सेनेगल जैसे देश रहे हैं तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश रहे, वो भी तृतीय विश्व में टेक्निकली आते हैं। फिर 1990 से पहले जब शीत युद्ध समाप्त हुआ है, तो शीत युद्ध की समाप्ति से पहले कुछ देश ऐसे थे जो पश्चिमी गुट के प्रति झुके हुए थे, तो कुछ देश ऐसे थे जो सोवियत रूस के प्रति झुके हुए थे। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि सभी के सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से ही जुड़े रहे हैं, उनमें से कुछ का जुड़ाव पश्चिमी गुट से भी रहा और कुछ का जुड़ाव समाजवादी गुट से यानी सोवियत रूस के गुट से भी रहा। लेकिन हाँ, तृतीय विश्व का योगदान क्या है, तो उस योगदान में तुम देखते हो कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उन्होंने एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित किया, जैसे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, परमाणु परीक्षण, आर्थिक प्रजातंत्र का निर्माण। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने एक तरह का कंसेंसस डेवलप किया और मिलजुल कर मतदान किया यूएनओ में। लेकिन लिमिटेशंस बना रहा कि सबसे अधिक खामियाजा तृतीय विश्व के देशों को ही शीत युद्ध का भुगतना पड़ा। क्योंकि देखो, शीत युद्ध का इनिशियल फेज में यूरोप में तो तनाव हुआ, परंतु फिर यूरोप में स्थिरता आ गई, अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता आ गई। लेकिन जो तृतीय विश्व के देश हैं वहीं पर शीत युद्ध का प्लेग्राउंड बन गया वो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो दोनों महाशक्तियां हैं वो तृतीय विश्व की ओर क्यों मुड़ी। तो इसके कारण हमने वहां पर बताए हैं कि कारण यह है, पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं, क्यों क्लास में आते हो, घर पर क्यों नहीं रहते हो। 2 पेज का मैंने मटेरियल आज से 3 दिन पहले दिया और उस मटेरियल को आपको एक बार पढ़ के आना था घर से, वो भी आप नहीं पढ़े, तो क्या उम्मीद करते हैं, कोई उम्मीद हमें नहीं है फिर आपसे। 2-3 पेज का अध्ययन सामग्री मैंने कितना 2 पेज गए होंगे तृतीय विश्व और गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, उतना भी नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या आप लोग क्वालिफाई करने का तमन्ना रखते हैं। छोड़ दीजिए, तमन्ना नहीं होगा। तो और चीजें इतनी क्लियर है, एक बुकलेट दिया है उसमें शीत युद्ध का मैंने विस्तार से दिया है, ये दिया है छोटा, उसको प्रिसाइजली दिया है, दोनों तरफ की चीजें हमने दी है कि इसको एक बार आप लोग पढ़ोगे। फिर मैं तुमको लिंक करके शुरू से ही दे रहा हूं इस प्रकार से, जैसे कि आपका लिंक बने। अब इतने के बाद थोड़ा तो हाथ पांव मारना ही होगा, आईएएस का एग्जाम है तो थोड़ा तो चैलेंजिंग होता ही है, उसमें जितना सुगम बनाया जा सकता है हम बना रहे हैं। अब देख लो तुम लोग अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो फेल करोगे, हम क्या करेंगे। तो मतलब किन कारणों से ये महाशक्तियां तृतीय विश्व में गईं, तो एक कारण बताया जा रहा है कि एक्चुअली शीत युद्ध में अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए उनको बड़े संसाधनों की जरूरत थी और वो संसाधन वो तृतीय विश्व में प्राप्त कर सकते थे। अब उसमें तुम देखोगे कि दोनों ने अलग अलग तरीका अपनाया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का तरीका क्या था, कई तरह के तरीके अपनाए। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉलर डिप्लोमेसी पर बल दिया। डॉलर डिप्लोमेसी का मतलब है कि तृतीय विश्व के देशों को आर्थिक सहायता दी और उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आया। दूसरी तरफ उसने
इन देशों में अपने कुछ सैनिक अड्डे कायम किए, जैसे पाकिस्तान में उसने सैनिक अड्डा बनाया, तुर्की में बनाया, जापान के ओकिनावा में अपना सैनिक अड्डा को स्थापित किया। तीसरा तुम देखते हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में अपने डॉक्ट्रिन दिए। जैसे आप देखेंगे कि वियतनाम संकट के समय यूएसए ने वियतनाम के संदर्भ में आइजनहावर था, उसने डोमिनो सिद्धांत दिया था। डोमिनो डॉक्ट्रिन में कहा गया था कि अमेरिका ने एक तरह से अपना जस्टिफिकेशन खोजा कि हमने वियतनाम के मुद्दे पर हस्तक्षेप क्यों किया। तो संयुक्त अमेरिका ने अपना तर्क यह दिया में अलग अलग डोमिनो है और यह पॉलिटिकली बहुत वोलेटाइल रीजन है, मतलब बहुत गर्म रीजन है। अगर यहां पर एक देश में साम्यवाद स्थापित हो गया एक डोमिनो में, तो तुरंत वो दूसरे डोमिनो की तरफ बढ़ जाएगा। अगर वियतनाम में साम्यवाद स्थापित हो जाता है तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को अपने आगोश में ले लेगा। और इसी सिद्धांत के तहत अमेरिका ने वियतनाम के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया था। दूसरा, उसने आइजनहावर सिद्धांत दिया पश्चिम एशिया के संदर्भ में। वो आइजनहावर सिद्धांत पश्चिम एशिया के संदर्भ से आशय यह है कि पश्चिम एशिया में आप देखोगे जब स्वेज नहर संकट आया तो स्वेज नहर संकट के संदर्भ में आइजनहावर सिद्धांत दिया गया। और आइजनहावर जो अमेरिकी प्रेसिडेंट था उसने कहा कि कोई भी अगर सोवियत रूस किसी भी पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र के देश में हस्तक्षेप करती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसका सामना करेगी। और तीसरा आपने क्यूबा प्रक्षेपात तीसरा आपने देखा मुनरो सिद्धांत, तो मैं पहले से आपको बता चुका हूं। मुनरो सिद्धांत को दोबारा पुनर्जीवित किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा प्रक्षेपात संकट के समय। क्यूबा प्रक्षेपात संकट तो आपको हमने दिया हुआ, आपने देखा होगा, क्या देखा है कि नहीं? तो क्यूबा प्रक्षेपात संकट के समय फिर इस सिद्धांत को दोबारा उसने पुनर्जीवित किया, इस पर बल दिया, और क्योंकि क्यूबा का जो मुद्दा था। तो एक ये हुआ। दूसरा तुम देखोगे संयुक्त अमेरिका ने कुछ सैनिक गुट बनाए, जैसे 1955 में उसने बगदाद पैक्ट बनाया जिसको सेंट्रो भी कहा जाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो बगदाद मतलब इराक की राजधानी बगदाद में बना है। उसमें इराक, ईरान, पाकिस्तान, ब्रिटेन और तुर्की शामिल थे। और उसे एक वर्ष पूर्व 1954 में उसने दक्षिण पूर्व एशिया में सीटो का गठन किया। सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। तीसरा तुम देखते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई तरह के हथकंडे अपनाए। उधर सोवियत रूस भी शांत बैठने वाला नहीं था। वैसे सोवियत रूस एक साम्यवादी देश है, परंतु उसने अपनी साम्यवादी विचारधारा को ताक पर रखते हुए पूंजीवादी देशों के साथ भी गठबंधन किया ताकि शीत युद्ध में उसकी स्थिति मजबूत हो। अब इतना जानने के बाद आपको केवल 4 इंपॉर्टेंट क्राइसिस के बारे में जान लेना होगा। वियतनाम क्राइसिस में कल आपको बता ही चुका हूं। 3 क्राइसिस पर आपको नजर रखना है। एक है आपका कोरिया संकट, दूसरा है स्वेज नहर संकट और तीसरा है क्यूबा पक्षपात संकट। उसमें यूपीएससी में आप देखोगे कि 2014 में स्वेज नहर संकट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहां पर 2014 में जैसे स्वेज नहर संकट पर क्या क्वेश्चन पूछा था, संयोग देखो कि स्वेज नहर संकट पर जीएस में भी क्वेश्चन पूछा है उसी वर्ष, ऑस्टन में भी पूछा है। उन्नीस के स्वेज संकट की उत्तरदायी परिस्थितियों का विवेचन कीजिए और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए। अब देखिए, पहले हम लोग कोरिया संकट पर आते हैं। एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय शीत युद्ध आरंभ हो गया था और इसका कारण था कि सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत रूस और पश्चिमी शक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास कर रही थी। उधर चीन में संवाद की सफलता मिल रही थी, लेकिन उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब 15 अगस्त को जापान ने समर्पण किया तो जापान विविध क्षेत्रों को खाली किया। उसमें जापान ने कोरिया के क्षेत्र को भी खाली किया, क्योंकि कोरिया को जापान जीत चुका था। तो आप देखेंगे कि चीन की तरफ से उत्तरी कोरिया में सोवियत रूस की सेना घुस गई। अब सोवियत रूस की सेना उत्तरी कोरिया में घुस गई, तब तक ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना दक्षिणी कोरिया के पार्ट में घुस गई। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थोड़ा सॉफ्ट लाइनर था। उसने बहुत कठोर रुख तो नहीं अपनाया, लेकिन पश्चिमी देश सोवियत रूस को मनाने लगे कि आप उत्तरी कोरिया को खाली कर दीजिए और दोनों क्षेत्र का एकीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर स्टालिन तैयार नहीं हुआ।
तो अंत में पश्चिमी देशों ने दक्षिण कोरिया का जो अपना भूभाग था, दक्षिणी भाग, वो 3 पार्ट में बटा हुआ था, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तीनों पार्ट को उन्होंने यूनिफाई करके दक्षिणी कोरिया को गठित किया और वहां सोचा कि चलो उत्तरी कोरिया को इसने खाली नहीं किया तो हम दक्षिण कोरिया में ही एक प्रजातांत्रिक सरकार बहाल करते हैं। तो उन तीनों ने मिलकर वहां पर एक प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित की और यूएनओ के तत्वाधान में चुनाव कराए गए 1949 में। और उस चुनाव के बाद वहां पर सिंगमन री नामक नेता के अंतर्गत एक प्रजातांत्रिक सरकार गठित हुई। उधर सोवियत रूस ने उत्तरी कोरिया में ऊपर से एक साम्यवादी सरकार थोप दी थी और उसका शासक बनाया था किम योंग सुंग को, जो उसी का पोता है अभी, जिसको किम गो योंग यून कहते हो। और यह अपने आप में एक बहुत एग्रेसिव टाइप का लीडर रहा है। तो वहां पर तो चुनाव होते नहीं थे, वंशानुगत रहा है, तो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम ही उत्तरी कोरिया में रहा है। तो यहां पर क्या है, इसी तरह से हुआ गया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सोचा कि भाई अब जब हमारा चुनाव वहां हो ही गया और वहां प्रजातांत्रिक सरकार बहाल हो ही गई, तो अमेरिकी सेना को वहां रहने की जरूरत क्या है। अब अमेरिकी सेना को हटा लेते हैं और अपना दक्षिण कोरिया एज इट इज रहेगा, एक स्वतंत्र राज्य। ये इस आधार पर अमेरिका ने लगभग जून 1949 में अपनी सेना को हटा लिया। तभी कुछ समय के बाद उत्तरी कोरिया सोवियत रूस से प्राप्त 60 टैंक और 1 लाख सैनिकों की सहायता से दक्षिण कोरिया पर हमला करके जीत लिया और उसे मिला लिया। अब तो संयुक्त राज्य अमेरिका सन्न रह गया। उसे ऐसा लगा कि भाई सोवियत रूस का और समाजवादी देशों का रुख इतना आक्रामक है, इसका अंदाजा पहले उसे नहीं था। उसने मामला तुरंत यूएनओ में लाया और यूएनओ में कोरिया के मुद्दे पर एक ज्वाइंट कमांड का गठन हुआ, जिसमें 16 देश शामिल हुए। हालांकि सामान्यतः उस कमांड का गठन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सोवियत रूस के पास वीटो पावर था और सोवियत रूस वीटो का यूज कर सकता था। लेकिन सोवियत रूस से मिस कैलकुलेशन यह हो गया कि वो उसमें चीनी गणतंत्र का एक मुद्दा आ गया था यूएनओ में, क्योंकि यूएनओ में जो ताइवान का क्षेत्र था, जो ताइवान जहां पर चियांग काई शेक, बाद में जो चियांग काई शेक जब हारा युद्ध, तो भागकर ताइवान में उसने शरण ले ली थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएनओ ने ताइवान को ही मान्यता देते हुए ताइवान को ही यूएनओ में वीटो का भी पावर और प्लस मेंबरशिप ताइवान को मिला हुआ था। और चीनी गणतंत्र वास्तव में चाइना का रिप्रेजेंटेटिव था। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी यानी इस बात को बहुत गंभीरता से उठाया। और सोवियत रूस तो इतना यूएनओ के व्यवहार से मतलब क्षुब्ध हुआ कि सोवियत रूस ने घोषणा कर दी कि जब तक चीनी गणतंत्र को यूएनओ की सदस्यता नहीं दी जाएगी ताइवान से वापस लेकर, तब तक हमारे प्रतिनिधि यूएनओ में नहीं बैठेंगे। तो सोवियत रूस फंस गया उसी मामले में, क्योंकि चूंकि उसके प्रतिनिधि बैठे होते तो उन्होंने तो वीटो कर दिया होता। उनके प्रतिनिधि बैठे ही नहीं थे। तो अमेरिका ने बड़ा स्मूथली वो अपना ज्वाइंट कमांड का गठन यूएनओ में करवा लिया उत्तरी कोरिया की आक्रामक नीति के अगेंस्ट में। और ज्वाइंट कमांड का लीडर बना मैकआर्थर, जो अमेरिकी सेनापति था। अब सोवियत रूस को जो पता चला कि ज्वाइंट कमांड गठित हो रहा है, तो अपने वायदे को भूलते हुए और दरकिनार करते उसने तुरंत अपने रिप्रेजेंटेटिव को दौड़ाया कि जाके वीटो करो। लेकिन तब तक इन्होंने अपना प्रस्ताव तेजी से पारित करवा लिया था और स्टाम्प लगा के उसको पैकअप कर चुके थे। तो अब सोवियत रूस का रिप्रेजेंटेटिव उसको वीटो नहीं कर सकता था। तो इसलिए अब ये ऑपरेशन शुरू हुआ उत्तरी कोरिया में। तो सफलता तो मिली मैकआर्थर को, और मैकआर्थर बढ़ती हुई उत्तरी कोरिया में मतलब दक्षिणी कोरिया को आजाद करवा लिया। उस वक्त उसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया कि उत्तरी कोरिया को जीतना शुरू कर दिया। तो पूरा विश्व सन्न रह गया कि भाई आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, आप चले थे बचाने साउथ कोरिया को, तो फिर आक्रामक क्यों हो रहे हैं। तो आलोचना भी हुई, यूएनओ की भी आलोचना हुई। ट्रिग्वी ली स्वीडन का था जो उस समय जनरल सेक्रेटरी था, उसकी भी आलोचना हुई। इन द मीन टाइम उधर चीन बेचैन हो रहा था। चीन बार बार, चूंकि चीन उस समय एक छोटा पावर था और जवाहरलाल नेहरू तृतीय विश्व के बड़े ही कद्दावर नेता थे, तो नेहरू से बार बार माओ सेतुंग कह रहा था कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम अटैक करेंगे। और नेहरू जी रोके हुए थे कि शांत रहिए, देखते हैं, कुछ करते हैं। इन द मीन टाइम उसके बाद चाइना इंपेशेंट होकर यालू रिवर को पार करके उधर से 2 लाख चीनी आए और टिड्डी दल की तरह मैकआर्थर की सेना पर टूट पड़े। और फिर मैकआर्थर की सेना को उत्तरी कोरिया से खदेड़ कर दक्षिणी कोरिया में जाकर पटक दिया। इस घटना से अमेरिका की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा, चूंकि टेक्निकली चीन से उसकी गहरा दिया, क्योंकि कहा जाता है कि कोरिया के संकट ने शीत युद्ध का वैश्वीकरण कर दिया। इससे पहले शीत युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही सीमित था, लेकिन अब उसका अन्य महाद्वीपों में प्रसार हो गया।
इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका समाजवाद या साम्यवाद के खतरे को इतनी गंभीरता से नहीं लेता था, परंतु इस घटना के बाद उसने उसे बड़ी गंभीरता से लिया। फिर दूसरा आपका मामला आता है सुएज नहर संकट। सुएज नहर संकट में क्या था कि जो मिस्र है, वह मिस्र एक पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, जिसमें मैंने वो जगलुल पाशा, नहास पाशा आदि की बात आपको बताई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1954 में वहां का सैनिक तानाशाह के रूप में स्थापित था कर्नल नासिर। तो कर्नल नासिर ने ब्रिटेन के साथ समझौता करके ब्रिटेन को सुएज नहर से बाहर करवाया। ब्रिटेन ने सुएज नहर खाली कर दिया, लेकिन ब्रिटेन की नजर सुएज नहर पर हमेशा बनी हुई थी, क्योंकि सुएज नहर का जो चार्टर था, जिसको कहोगे लीज, वो लीज पर ब्रिटेन को ही मिला हुआ था। हालांकि ब्रिटेन अपनी सेना नहीं रख सकता था, लेकिन ब्रिटेन ने एक शर्त रख दी थी, अगर जरूरत होगी तो हम अपनी सेना को ला सकते हैं। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि चूंकि ब्रिटेन का और पश्चिमी देशों का रुख आक्रामक था, इसलिए कर्नल नासिर पश्चिमी देशों से अलग थलग ही पड़ा हुआ था। आज तुम देखोगे कि पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के बाद तब जाकर कहीं ईरान और सऊदी अरबिया की हैसियत बड़ी ऊंची हो गई है, लेकिन उस समय ईरान और सऊदी अरबिया मिस्र की तुलना में उनकी हैसियत नीची थी, क्योंकि मिस्र सबसे पॉपुलस कंट्री था, सबसे बड़ा देश था। इसलिए शीत युद्ध में मिस्र की जरूरत अमेरिका को बार बार खल रही थी। तो चूंकि उसमें पश्चिम एशिया और जो अरब क्षेत्र है वो ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में था, संयुक्त राज्य अमेरिका डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता था, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन को प्रोत्साहित किया कि आप मिस्र से वार्ता करिए और मिस्र को अपने खेमे में लाइए। जब ब्रिटेन ने कर्नल नासिर से वार्ता शुरू की तो कर्नल नासिर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वह ब्रिटिश को और अमेरिकन सब मान रहा था, विशेषकर ब्रिटिश को, तो उसने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो ब्रिटेन ने जानबूझकर कर्नल नासिर पर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने के लिए वो आगे बढ़ा और इराक, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने सेंट्रो अथवा बगदाद पैक्ट की स्थापना कर दी 1955 में। जब बगदाद पैक्ट का गठन हुआ तो कर्नल नासिर मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गया। कारण यह था कि कर्नल नासिर को यह लगा, चूंकि इराक मिस्र का परंपरागत शत्रु था और उसका सैनिक किसी सैनिक गुट में शामिल होने का मतलब ही था कि अब मिस्र असुरक्षित हो जाएगा। तो कर्नल नासिर ने बचाव के लिए चेकोस्लोवाकिया, जो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, उस चेकोस्लोवाकिया से उसने हथियारों का आयात किया। जब चेकोस्लोवाकिया से हथियारों का आयात किया तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के कान खड़े हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन को समझाया कि देखिए, हम लोगों की नादानी से कहीं ना कहीं मिस्र जा रहा है समाजवादी खेमे, मिस्र को रोकिए और लाइए अपने खेमे। तो अब गया फिर ब्रिटेन, एक बार फिर कर्नल नासिर से वार्ता शुरू की। उसको बहुत ही माउथ वाटरिंग प्रपोजल दिया। उसने कहा कि आपका जो सुएज नहर है, सुएज नहर पर हम एक आसमान डैम का निर्माण करेंगे, जिससे आपको लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होगा और उसमें ब्रिटिश और अमेरिकन कैपिटल लगेगा। तब कर्नल नासिर को लगा नेकी और पूछ पूछ, इतना बढ़िया प्रपोजल